तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो आपके सवाल थे उनके जवाब कि दस्तावेज सत्यापन के लिए मुझे ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। तो इसका उत्तर है हाँ। यदि आपको दस्तावेज सत्यापन करवाना है, आपका नाम दोगुना की लिस्ट में आया है, तो आपको ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा दस्तावेज सत्यापन के लिए। दूसरा कि पंजीकरण के लिए लिंक कहाँ होगा या आवेदन कहाँ भरना होगा। जो आप ऑनलाइन पंजीकरण करवा रहे हो, जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं, उसके लिए जो पंजीकरण होगा वो किस लिंक पे होगा या कौन सी साइट पे होगा और आपको कहाँ आवेदन करना है। तो इसके लिए आपको HTTPS जो इस पे दिखाई गई है साइट, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर आपको जाके आवेदन भरना होगा। वहीं आपको अपना पंजीकरण भी कराना होगा। पंजीकरण के साथ कौन कौन से दस्तावेज करने होंगे अपलोड। तो इसके लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज हैं जो आवश्यक है। तो दस्तावेज अपलोड करते समय जो स्टार मार्क करके दस्तावेज दिए गए हैं, उनको तो आपको भरना अनिवार्य ही है, लेकिन जिस पे स्टार मार्क नहीं है वे भी आपको अपलोड करनी है। अब अगला सवाल होता है आपका कि एक से अधिक पद हेतु मैंने आवेदन करना है, तो इसके लिए क्या अलग अलग पंजीकरण करवाएं या अलग अलग दस्तावेज अपलोड करने होंगे। तो इसका आंसर है आपका हाँ, क्योंकि आपको अलग अलग पद के लिए अलग अलग पंजीकरण भी करवाना होगा और अलग अलग दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। अगला सवाल आपका कि दस्तावेज सत्यापन के लिए मुझे उपस्थित होना होगा या फिर दस्तावेज सत्यापन के लिए मुझे उपस्थित होना होगा तथा इसकी जानकारी मुझे किस प्रकार मिलेगी, यानी मुझे ये जानकारी कहाँ मिलेगी कि मुझे दस्तावेज सत्यापन के लिए कहाँ उपलब्ध होना है या कहाँ पर जाना है। तो इसको दस्तावेज सत्यापन की जानकारी है वो इस प्रकार है कि दस्तावेज सत्यापन जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय द्वारा किया जाएगा। जिले की सूचना अभ्यर्थी के मोबाइल पर SMS द्वारा और ईमेल पते पर भिजवाई जाएगी। दस्तावेज सत्यापन की दिनांक व स्थल की जानकारी संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा द्वारा आपको दी जाएगी, यानी आपके जिले के जो भी शिक्षा अधिकारी हैं उनके द्वारा आपको आपके मोबाइल पर SMS और ईमेल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। अगला सवाल आपका होता है कि दस्तावेज सत्यापन के लिए स्वयं को उपस्थित होना होगा या फिर किसी प्रतिनिधि को भेजा जा सकता है। तो इसका उत्तर है कि अभ्यर्थी को स्वयं को ही उपस्थित होना होगा। और आप कह रहे हो कि यदि मैं नहीं आ सकता किसी कारणवश या कोई बीमारी है, बीमार हूँ ज़्यादा, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है। तो उस स्थिति में अभ्यर्थी की उपस्थिति नहीं हो पाने के ठोस प्रमाण एवं अभ्यर्थी द्वारा पंजीकृत किए जाने पर अभ्यर्थी के जो माता पिता हैं या फिर उसका कोई सगा भाई बहन है या पति पत्नी में से कोई भी और दस्तावेज सत्यापन हेतु जा सकता है। लेकिन इस हेतु अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर, यानी जो जा रहा है या जिसको आप भेज रहे हो उसके द्वारा हस्ताक्षरित और अभ्यर्थी द्वारा प्रमाणित प्रतिनिधि का पहचान पत्र, यानी अभ्यर्थी खुद भी अपना जो भेज रहा है उसका जो परिचय पत्र है यानी पहचान पत्र है, जैसे कि आधार कार्ड है और वोटर ID है या आई कार्ड है, कोई सा भी हो, तो उसको आपको खुद को हस्ताक्षरित करना है और उसके साथ ही वो जो जा रहा है लेके आपका प्रतिनिधि उसको भी उसको स्वसत्यापित करना है। यदि अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं हो तो क्या उसके नाम पर अंतिम चयन हेतु विचार किया जाएगा। यदि आप कह रहे हो कि मैं उस समय नहीं आ सकता, तो उसके बाद क्या आपके जो दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया है उस पर विचार किया जाएगा। तो इसका उत्तर है नहीं। अनुपस्थिति को अंतिम रूप से चयन हेतु स्वीकार किया नहीं जाएगा, यानी आप यदि अनुपस्थित हो गए तो आपको दोबारा नहीं बुलाया जाएगा। क्या ऐसे अभ्यर्थी को पुनः दस्तावेज सत्यापन का अवसर दिया जाएगा, यानी जो पहले बार नहीं आया है, जिसको उस जो समय दिया गया उस समय पर वो यदि दस्तावेज सत्यापन कार्य नहीं करवा सकता, तो क्या वो फिर से जा सकता, अवसर दिया जाएगा। तो इसका उत्तर भी है नहीं। दस्तावेज सत्यापन के समय कौन कौन से दस्तावेज जांच दल को दिखाए जाने हैं, यानी आप जब दस्तावेज सत्यापन करवाने जाओ तो आपको कौन कौन से जो कागजात हैं वो आपको दस्तावेज सत्यापन दल को दिखाने हैं। तो इसका आंसर है आवेदन पत्र की प्रति, भरी हुई चेकलिस्ट, जो आपको चेकलिस्ट है वो
माध्यमिक जो शिक्षा निदेशालय है बीकानेर, उसकी साइट पे मिल जाएगी। वहाँ से आपको चेकलिस्ट लेनी है और जो आवेदन आपने किया था उसकी प्रति और चेकलिस्ट को भर के जो पोर्टल पर अपलोड की गई है उसको, और जो दिशा निर्देश हैं और जो अन्य जितने भी प्रपत्र हैं, यानी जो प्रारूप हैं आपको, जैसे कि दहेज का, विवाह संबंधित, विवाह में दहेज नहीं लेने का, यदि विवाहित हो तो दहेज लेने का, और धूम्रपान का, पुलिस वेरिफिकेशन, यानी आपराधिक मामला नहीं होने का, ये जो भी हैं वो आपको सबको लेके जाने हैं। अब कह रहे हैं कि दस्तावेज सत्यापन के लिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि दस्तावेज सत्यापन के लिए जांच दल को कौन कौन से दस्तावेज या प्रतियां सुपुर्द की जानी है, यानी में कौन कौन से जो दस्तावेज हैं वो उस जांच दल को देने हैं। तो उसके लिए आपको आवेदन पत्र की प्रति, भरी हुई चेकलिस्ट, समस्त स्व घोषणा की मूल प्रति। ये ध्यान रखना कि आपको केवल जो स्व घोषणा है उनकी मूल प्रति देनी है, न कि उनकी छाया प्रति, यानी फोटोकॉपी उसकी नहीं देनी है। और समस्त दस्तावेजों की स्व हस्ताक्षरित प्रतियां होनी चाहिए, यानी आप जो भी अन्य दस्तावेज हैं जैसे कि 10वीं 12वीं की, BSTC की जो भी हैं वो सारी की सारी स्व हस्ताक्षरित यानी स्व प्रमाणित होनी चाहिए। और जिसको आपने जो पोर्टल है ये न्यू पोस्टिंग पोर्टल उस पर अब जो आपने अपलोड किया है केवल वही। अब देखिए कि यदि आवेदक एक से अधिक पद के लिए किया गया हो तो क्या दस्तावेज की प्रतियों को एक सेट ही दिया जाना है अथवा अलग अलग। तो इसके लिए आपका आंसर रहेगा कि अलग अलग पदों के लिए आवेदन किए होने की स्थिति में प्रत्येक आवेदन के लिए अलग अलग से प्रश्न संख्या 11 के उत्तर के अभाव में जो प्रश्न संख्या 11 का उत्तर दिया गया ना उसके आधार पर यदि किसी पोस्ट के लिए ऐसा सेट जमा नहीं करवाया जाता तो उसे दस्तावेज सत्यापन के अभाव में चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो इसका सीधा सा यही अर्थ है कि यदि आपने अलग अलग पद के लिए किया है तो आपको अलग अलग पद के लिए अलग अलग जो कागजात हैं उनका सेट उपलब्ध करवाना होगा। यदि आपने 2 पदों के लिए किया है और आप एक पद के लिए ही सत्यापन करवा रहे हो तो दूसरे पद वाले को नहीं स्वीकार किया जाएगा, उसमें आपको अनुपस्थिति दिखाया जाएगा। अब ये साधारण सी बात है कि दस्तावेज सत्यापन के लिए क्या मुझे कोई आने जाने का भत्ता दिया जाएगा, तो वो आपको बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। चेकलिस्ट में शामिल सभी डॉक्यूमेंट की कितनी प्रति ले जाना सुनिश्चित किया जाए, यानी मैं चेकलिस्ट के साथ सभी डॉक्यूमेंट की कितनी प्रतियां लेके जाऊं। तो इसको मैं आपको बता रहा हूं कि इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं ले जाना है। जो मूल दस्तावेज हैं उनकी प्रति और स्व प्रमाणित 6 प्रतियों का एक सेट ही लेके जाना है। चेकलिस्ट में अभ्यर्थी के लिए दिए गए कॉलम संलग्नक संख्या में क्या भरना है। संलग्नक संख्या यानी जो आप चेकलिस्ट भरोगे उसमें संलग्नक संख्या भरा है उसमें आपको क्या भरना है। तो उसमें दिशा निर्देश दिए हैं 3/3/2022 को, जो कि शिक्षा विभाग की जो साइट है उस पर बिंदु 8 का आपको अध्ययन करना है और उसके बाद उसमें संलग्न उसके आधार पर ही भरना है। निर्देशालय द्वारा जारी चेकलिस्ट में दिए गए स्व घोषणा पत्र को साधारण पेपर पर दिया जाना है या स्टाम्प पेपर पर दिया जाना है। इसको लेकर बहुत से विद्यार्थी कंफ्यूज हैं कि जो हमें स्व घोषणा पत्र हैं वो साधारण पेपर पर दें या फिर स्टाम्प पेपर पर बनवाएं। तो इसका शिक्षा विभाग ने ये बताया है कि स्व घोषणा प्रारूप पत्र है आपको साधारण पेज पर ही देना है, इसके लिए आपको स्टाम्प की कोई आवश्यकता नहीं है। आय प्रमाण पत्र कितने पेज वाला होना चाहिए और कब का होना चाहिए। ज़्यादातर विद्यार्थी इसमें भी कंफ्यूज हैं कि आय प्रमाण पत्र कितने दिन का होना चाहिए, यानी कब का बना होना चाहिए, या कितने पेज का होना चाहिए। यानी अभी के समय 1 पेज का भी आय बनता है, 2 का भी बनता है और 4 का भी बनता है। तो उस हिसाब से आपको कौन सा लेना है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम स्तर से जारी आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। यानी राज्य सरकार द्वारा जो प्रारूप निर्धारित है, जैसे कि आपको कौन सा भी बनवा लो, 1 पेज का बनवा लो, 2 का बनवा लो, 4 का बनवा लो, लेकिन सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा 4 पेज वाला, क्योंकि वो सब जगह मान्य होता है। अब बात आती है कि TSP क्षेत्र के मूल निवासियों को कौन सा निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है, कि कौन सा मूल निवास है वो TSP क्षेत्र वालों को अपलोड करना होगा। तो
कैटेगरी हेतु मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड हेतु 2 स्टार अंकित, यानी राजस्थान का मूल निवासी और टीएसपी क्षेत्र का मूल निवासी, ये 2 फील्ड प्रदर्शित हैं। जिन अभ्यर्थियों को दोनों प्रमाण पत्र बने हैं उन्हें दोनों अपलोड करने हैं, और जिनका एक ही प्रमाण पत्र है उन्हें दोनों स्थानों पर उसी प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड करनी पड़ती है। यानी जैसे कि टीएसपी का कोई है तो उसको दोनों नहीं बने हैं तो वो दोनों में एक ही प्रमाण पत्र अपलोड कर सकता है। दोनों में एक कौन सा? टीएसपी क्षेत्र वाला। अब ज़्यादातर विद्यार्थी इसमें कन्फ्यूज हैं कि शैक्षणिक प्रशिक्षण अंक तालिका की केवल अंतिम वर्ष की प्रति लगानी है या पूर्व के वर्षों की भी अपलोड करनी है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि संबंधित योग्यता के सभी वर्षों की अंक तालिका को एक साथ स्कैन करके एक पीडीएफ में बदलकर आपको लगानी है, जिसमें यदि आपकी 2 वर्षों की हो गई तो ये दोनों सालों की आपको उसमें साथ लगानी है। बीएड की, जैसे बीएड की या बीएसटीसी की जो 2 साल की है मार्कशीट, तो दोनों वर्षों की आपको एक साथ लगानी है। और दोनों की साइज क्या होनी चाहिए? 200 KB से कम। तो अब कुछ विद्यार्थियों का कमेंट था कि अंक तालिका प्रमाण पत्र दोनों की प्रति अपलोड की जानी है या किसी एक की। यदि आपकी दोनों अलग अलग हैं, अंक तालिका और प्रमाण पत्र अलग हैं, तो उनकी एक ही पीडीएफ में लगानी है। यदि साथ है तो उसकी एक पीडीएफ वैसे ही हो जाएगी। तो यदि 2 हैं, अलग हैं, तो दोनों को एक में स्कैन करके आपको अपलोड करनी है। स्व घोषणा पत्र प्रारूप एक ही पृष्ठ पर प्रस्तुत किए जाने संबंधित निर्देश की स्थिति में चेकलिस्ट में संबंधित दस्तावेज की संलग्न संख्या में क्या अंकित करना है। तो इसके लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको जो स्व घोषणा प्रारूप है वो एक ही पृष्ठ पर अंकित करना है, कि जो आपने घोषणा दी हैं वो यदि आप सब एक ही पृष्ठ पर लिख के ले जाते हो, यानी एक ही पृष्ठ पर है आपकी सारी की घोषणा, तो उसको आपको पीछे पीछे लगाना है, जहाँ उसका क्रम निर्धारित किया गया वहाँ पे लगाना है। लेकिन जो संलग्न संख्या है उसमें सेम ही लगा देना कि ये 13 नंबर पर लिखा है तो इसको 13 नंबर 13 नंबर 13 नंबर। जैसे कि मांगा गया कि आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होने का, तो उसमें भी 13 नंबर लिख देना। यानी जितनी भी आपने स्व घोषणा प्रारूप यदि एक पेज पर जो जो भी बनाई है उनके संलग्न संख्या एक ही लिख देना। आवेदन में दिए गए अभ्यर्थी के मोबाइल नंबर और यदि ईमेल पते में कोई परिवर्तन है, परिवर्तित अपेक्षित होने पर क्या किया जाना है। यदि आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पते में परिवर्तन करना है तो उसके लिए, तो इसके लिए तो अभ्यर्थी को स्वयं निर्देशालय प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर में कार्य दिवस, यानी जिस दिन कार्य हो उस दिन, ऐसे नहीं कि आप छुट्टी वाले दिन ही चले जाओ, कि जिस दिन कार्य दिवस हो उस दिन आपको उपस्थित होकर स्वयं की पहचान प्रमाणित करते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी आपको वहाँ पे जाके एक एप्लीकेशन प्रस्तुत करनी होगी और उसके बाद वहाँ पे कार्यवाही की जाएगी। डीएलएड द्वितीय वर्ष की पूर्व की अंक तालिका अपलोड की जानी है या डीएलएड प्रमाण पत्र। अब कुछ विद्यार्थी हैं जिन्होंने पूरक परीक्षा दी है तो उनके लिए तो मार्कशीट हो गई 3, तो उनको किस प्रकार अपलोड करना है। तो उसमें आपको सभी वर्षों की अंक तालिका व प्रमाण पत्र एक साथ स्कैन करना है। यानी आपकी यदि 2 मार्कशीट हो गई तो 2, 3 हुई तो 3, तीनों को और उसके साथ उसके प्रमाण पत्र को एक पीडीएफ बना के, और वो भी 200 KB से कम की हो, उसके साथ अपलोड करना है। मेरे द्वारा निवास स्थान का जिला नहीं भरा गया, यानी कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने निवास स्थान का जिला नहीं भरा, अन्य जिला भर दिया। तो अब मुझे दस्तावेज सत्यापन हेतु कहाँ उपस्थित होना होगा। तो इस स्थिति में विभाग द्वारा जारी दिनांक 27/2/2012 को जारी सूची में अभ्यर्थी के नाम के आगे जिस दिन कट ऑफ आई थी ना, उस दिन एक पीडीएफ फाइल भी आई थी जिसमें आपका नाम था और उसके आगे जिला आवंटित था। तो उस जिले में आपको दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होना है। यदि आप उपस्थित नहीं हुए तो आपको इसके लिए कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। तो ये थे आपके 24 प्रश्न, जिसका जवाब आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। धन्यवाद।